नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, हमारी ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है भाई। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, आपकी अग्रिम जो परीक्षा है 8 तारीख की और 7 तारीख की, उसके लिए शुभकामनाएँ। 2-4 टिप्स बता रहा हूँ भाई, पहले ही आप उनको ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आए आपको वो करना है। उसके बाद टाइमिंग मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। और भाई, जो यूपी का पेपर रहने वाला वो स्टैंडर्ड पेपर रहेगा। यूपी के जो पेपर सेटर हैं वो अच्छा पेपर देते हैं, स्तर का ही पेपर आपका देते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रणाली 10,000 मीटर दौड़ के लिए प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है? तो भाई, कौन सी ऊर्जा प्रणाली 10,000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है? तो भाई, इसका जो ऑप्शन है एटीपी सीपी सिस्टम, लैक्टिक एसिड सिस्टम, फॉस्फोजेनिक सिस्टम, एरोबिक सिस्टम। तो भाई, लैक्टिक एसिड, भाई क्या है लैक्टिक एसिड, क्या होता है? लैक्टिक एसिड जब ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की कमी होकर अपशिष्ट पदार्थ हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं और कार्य क्षमता घटने लगती है और वमन और जी घबराने की स्थिति पैदा होती है, वो लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक सिस्टम भाई, जो हमारा वायवीय सिस्टम है, जो ऑक्सीजन सहित काम करता ऑक्सीजन के साथ, तो भाई वो एरोबिक सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाई एरोबिक सिस्टम, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि भाई जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो एरोबिक सिस्टम के ही कैपेसिटी पर वो डिपेंड करता है। और लंबी दूरी के धावकों के लिए क्वेश्चन और बता देता हूँ भाई। लंबी दूरी के धावकों के लिए प्रमुखतः क्या होना चाहिए भाई? उसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड प्रक्रिया किसका अंतिम उत्पाद है? लैक्टिक एसिड आपको बता भाई, हमारे जो शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन है वो ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। और भाई ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है। तो लैक्टिक एसिड भाई ग्लूकोज की शरीर में एनर्जी की कमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो यह किस क्रिया का अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोजोलाइसिस, भाई एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर कहाँ पूरा होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन और बता देता हूँ भाई, क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। ये क्वेश्चन भी आया है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो भाई, लैक्टिक एसिड किसका अंतिम उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर है अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अनएरोबिक क्या होता है भाई? जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होना। ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक होता है ऑक्सीजन सहित, और ये होता है ऑक्सीजन रहित। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी सांस लेने में मदद करती है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों में एक्टिन मायोसिन नाम प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो मैं बताता हूँ ये नहीं भाई, जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आप उन्हें लिखो, मैं साथ साथ जो बताता हूँ आप उनको भी लिखा करो भाई। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। और मांसपेशियों में दो तरह के फाइबर होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद जिनमें ज़्यादा होते हैं उनमें स्पीड ज़्यादा होती है, और जिनमें लाल ज़्यादा होते हैं उनमें एंडोरेंस ज़्यादा होता है। आपको ये याद रखना। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी है, और मांसपेशियों की क्षमता एग्रोग्राफ द्वारा मापी जाती है। कौन सी मांसपेशी सांस लेने में सहायक है? ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपिडीज, सार्टोरियस, डायाफ्राम। तो बता देता हूँ भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की मांसपेशी है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। स्टेपिडीज कान की मांसपेशी है और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। ये सबसे बड़ी मांसपेशी है, बिग है भाई, सबसे स्मॉल है स्टेपिडीज कान की। सार्टोरियस, टेलर मसल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, टेलर मसल किसे कहा जाता है? सार्टोरियस को।
सबसे लॉन्ग, सबसे लंबी मांसपेशी है। बड़ी कौन सी है भाई? लार्ज कौन सी है? बड़ी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की मांसपेशी, स्टेपिडिस कान की मांसपेशी और सार्टोरियस ये भाई थाई की मांसपेशी है। तो सांस लेने में मदद करती है भाई डायाफ्राम। फेफड़ों के नीचे ये होती है, सिकुड़ता है, सांस लेते हैं और फैलता है। आपको ये याद रखना है। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़ों में 24 पसलियां होती हैं, 12 इस साइड 12 इस साइड, बीच में स्टर्मन हड्डी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोरी साइकिल कहाँ से शुरू होती है? कोरी साइकिल ये भाई एक प्रकार का उत्पाद है जो मांसपेशियों में ही से चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई स्केलेटल मसल। सॉरी माफ़ी चाहूँगा भाई, आपको बताने से पहले ही उत्तर निकल गया। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है भाई? पैनक्रियाज, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मिश्रित ग्रंथियां अंतस्रावी और बाह्यस्रावी। ALT आपको याद रखना, ALT पैनक्रियाटिक डक्ट में बनते हैं। अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आपको ये भी याद रखना है। और इससे इंसुलिन का नामक हार्मोन निकलता है जो एक हरे रंग का प्रोटीन होता है और क्रोमियम के साथ मिलकर वो उत्तेजित होता है। आपको ये जो बात बताता हूँ भाई ये जरूर याद रखा करो। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि है। ALT अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन इसमें बनते हैं। और भाई जो इंसुलिन का स्त्राव इससे होता है जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या है? एक हरे रंग का प्रोटीन है। यह क्रोमियम के साथ मिलकर उत्तेजित होता है। आगे आगे भाई जिगर यानी कि लीवर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन है। और भाई इसके अंदर ही इसके साइड में चिपकी हुई ही क्या होती है? पित्ताशय, बाइल, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, आपको ये याद रखना है। गुर्दा, किडनी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है। किडनी मशीन का आविष्कार कोलफेफ ने किया था। ये जितनी बातें बताता हूँ ये सभी क्वेश्चन है भाई, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। रक्त में लैक्टिक एसिड का संचय सीधे संबंधित है। लैक्टिक एसिड दुग्धा अम्ल एक ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर की कार्य क्षमता को कम कर देता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की शरीर में कमी कर देता है। तो यह किसके संचय से सीधे संबंधित? लैक्टिक एसिड का संचय किससे सीधे संबंधित है? आपको ये बताना है भाई। Na सोडियम के संचय से, Ca से, कैल्शियम के संचय से, H, और भाई इसका जो राइट आंसर है वो है H प्लस संचय, कार्बोहाइड्रेट के प्लस संचय से। ये इसका राइट आंसर है। Ca कैल्शियम, Na सोडियम, आपको ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर 24 घंटे से अधिक रहने के बाद कौन सा हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है? आपको ये याद रखना भाई, कौन से हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता ऊंचाई पर? ऊंचाई पर जाएंगे एक चीज और आती है भाई, एक्लेमेटाइजेशन। क्या है एक्लेमेटाइजेशन? क्या है? किसी चीज के अनुरूप ऊंचाई पर जाकर ऊंचाई के वातावरण के अनुरूप ढलना ही एक्लेमेटाइजेशन है भाई। ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या क्या आपका बढ़ेगा? पहले बता देता हूं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है भाई? सोमोटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है। ये क्वेश्चन भी आया भाई, आपको याद रखना। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है। ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन भाई ये जो भैंसों वगैरह को इंजेक्शन दिए जाते हैं ये ऑक्सीटोक्सिन है। इरिथ्रोपोइटिन ये आरबीसी से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है जो। तो भाई इसकी संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई भूख और उच्च रक्तचाप भी ना, बढ़ी हुई भूख और इरिथ्रोपोइटिन का आरबीसी का में भी वृद्धि ऊंचाई पर जाने से होती है। आपको ये याद रखना। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन 2015 में आया था भाई केवीएस में, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं। आपका पेपर स्टैंडर्ड पेपर होगा और परमात्मा आपको आपके लक्ष्य में सफल बनाए, यह हमारी कामना है, यही हमारा उद्देश्य है। VO2 मैक्स, VO2 मैक्स किसकी मदद से मापी जाती है भाई? ऑक्सीजन की फेफड़ों की अधिकतम क्षमता किससे मापी जाती है? गैस एनालाइजर से, बीप परीक्षण से, यो परीक्षण से, उपरोक्त सभी से।
बी परीक्षण से और यो परीक्षण से क्या मापा जाता है, पहले भी बता चुका हूँ भाई, खिलाड़ियों की फिटनेस। ये दो कोण रखे जाते हैं भाई, उनके बीच में ही कुछ नियमों का पालन करते हुए दौड़ना पड़ता है, और जिस जो फिटनेस से संबंधित है। और VO2 मैक्स किससे मापा जाता है, गैस एनालाइजर से। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। और फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी, वायुधारिता क्षमता, जीवधारिता क्षमता किससे मापी जाती है, वेट स्पायरोमीटर से। बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है ये भाई, किससे मापी जाती है, वेट स्पायरोमीटर से। फेफड़ों का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है, आपको ये भी याद रखना। और भाई मिनट वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक बार सांस में ली गई मात्रा, और वो 1 मिनट में ली गई मात्रा। जो मिनट वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम एक बार में, आपको ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। चलो आप कमेंट नहीं करते भी, जो एक्टिव बच्चे हैं वो कमेंट करना, चाहे आप कहीं से भी देख कर करो, किसी को आप पिन कर दिया करो, जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूँगा। एक्टिन की बाइंडिंग साइट को उजागर करने में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। एक्टिन और मायोसिन क्या है भाई, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। एक्टिन की बाइंडिंग साइट को उजागर करने के लिए निम्नलिखित कौन जिम्मेदार है, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, ये हड्डियों से संबंधित रोग है। विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी से ये होते हैं। फास्फोरस की कमी से और पोटाशियम की कमी से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और वही आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, जो गले की सूजन का रोग है। आगे चलते हैं, तो आपको इसका जो आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताना भाई। एक्टिन की बाइंडिंग साइट को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, आप कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए। आगे चलते हैं भाई, हाइपोक्सिया का अर्थ है O2 का निम्न स्तर, O2 का सामान्य स्तर, दोनों इनमें से कोई नहीं। हाइपो आ गया, हाइपो का अर्थ क्या होता है, कम होना। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको इसमें। तो हाइपोक्सिया, हाइपो आ गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है O2 का निम्न स्तर। O2 किसको प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन को, ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। और हमारे वायुमंडल में 20 पॉइंट कुछ % ऑक्सीजन है। हम सांस लेते हैं, लगभग 21 ही लगा लो, सांस लेते हैं तो हम 20 पॉइंट कुछ लेते हैं और छोड़ते 12-16%, 4% हमारा जो हार्ट है और हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। आपको ये भी याद रखना, बताया है मैंने पहले भी कि भाई वायु का मार्ग है नासिका और मुख से होते हुए श्वास नली ट्रैकिया, जिसकी औसत लंबाई 11.2 सेंटीमीटर, 10 से 12 के बीच है। उसके बाद भाई ब्रोंचज होते हैं जो फेफड़ों के अंदर, राइट फेफड़े में 3 ब्रोंचज और लेफ्ट में 2 ब्रोंचज। उसके बाद ब्रोंचीज में विभाजित होते हैं और एल्वोइली में विभाजित हो जाती हैं ब्रोंचीज। उनके अंदर से कैपिलरीज महीन नलिकाएं गुजरती हैं, जिनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है एल्वोल में। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं, मानव शरीर के तापमान नियामक केंद्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, मेडुला पोन्स। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई, तापमान नियंत्रक केंद्र कौन सा है। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रक्त इसको भाई तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त दबाव, श्वसन दबाव आदि को कौन नियंत्रित करता है, मेडुला। रक्त दबाव को, श्वसन दबाव को, उल्टी वगैरह को मेडुला भाई, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से सीधा ऊपर जुड़ा हुआ जो मस्तिष्क का भाग है वो मेडुला है। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर किस तरह की भाषा समझता है। कंप्यूटर किस तरह की भाषा समझता है, सामान्य भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो भाई कंप्यूटर बाइनरी और कंप्यूटर भाषा समझता है ना, मशीनी भाषा समझता है, और मशीनी में क्या है, कंप्यूटर है। ये इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है भाई।
आपको ये याद रखना है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, और कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। क्या इसमें कौन सी मशीनी भाषा? भाई कंप्यूटर। असेंबल लैंग्वेज भी इसमें आ सकता है, लेकिन इसका जो मेन है मशीनी भाषा। मशीन क्या है? कंप्यूटर एक मशीन ही है। मशीन क्या है? भाई जो भी कोई भी चीज़ हमारा काम आसान करती है वही मशीन है। जैसे भाई एक छड़ है, वो भी एक प्रकार की मशीन है, उत्तोलक है। आगे चलते हैं दोस्तों। रैम। रैम क्या है? रिमोट एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसकी जगह RAM की जगह ROM होता तो रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं माना जाता? हार्डवेयर जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर हैं भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क। तो भाई इनमें किस किस को छुआ जा सकता? CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है भाई, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कीबोर्ड, कीबोर्ड ये भी भाई हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क ये भी हार्डवेयर है। और भाई माउस भी हार्डवेयर में ही आता है, और माउस का आविष्कार डगलस ने किया था, आपको ये याद रखना है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक प्रस्तुति कार्यक्रम है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है? यूटोरेंट, मोजिला फायरफॉक्स, स्लाइड पैनल, MS पावर पॉइंट। तो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है भाई? इनमें से आप अपना आंसर लगा लीजिए, MS पावर पॉइंट। भाई कुछ क्वेश्चन दे देता है। अब मैं हमारे टाइम पे जब हमने BPED की थी उस टाइम पे तो कंप्यूटर था नहीं। ये बता रहे हैं भाई अब कंप्यूटर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का तो मुझे पता था, अब जोड़ दिया गया है। लेकिन कंप्यूटर का भाई पहले जो आपकी मास्टर डिग्री थी MPED थी उसमें तो था, और MPED की शुरुआत 1963 में। ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें था। लेकिन अब बता रहे हैं भाई कि कंप्यूटर को इसमें भी जोड़ दिया गया है, जो BPED लेवल का सिलेबस है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रॉ डाटा को पकड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में पकड़ने और कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने में मदद करता है। रॉ डाटा को पकड़ने और कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने को मदद करता है। CPU बता दिया था क्या भाई? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। मदरबोर्ड जो उसका मेन CPU के अंदर, मदरबोर्ड ये कंप्यूटर में भी होता है, और भाई ये आपके जो मोबाइल फ़ोन है इनमें भी होता है। और मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, आपको ये याद रखना। तो इनमें से कौन मदद करता है? CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, इनपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। पहले कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था। पहले कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्टिव कोड। तो इसका जो राइट आंसर है भाई पहले कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रोग्राम क्या किया जाता था? मशीन लैंग्वेज। ये इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उदाहरण है भाई। गूगल क्या है भाई? गूगल एक सर्च इंजन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है भाई। और गूगल के CEO पहले तो सुंदर पिचाई थे, अब चेंज हो गया, वो तो बेरा पता नहीं भाई। उसको जो WWE का टिम बर्सली है भाई, अलग अलग याहू का जैसे जनक सबीर भाटिया है भाई। फेसबुक के जनक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपकी GK वगैरह में। इनमें से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड जिस पे हम लिखते हैं कोई भी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नोटपैड, इन्हीं में ही हम ज़्यादा टाइपिंग करते हैं। इंटरनेट नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर।
तो सॉफ्टवेयर ब्राउज़र का उदाहरण है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ALU क्या है? अंकगणित लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। तो भाई अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो ALU क्या है भाई? अंकगणित लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ऐसे ही आ जाता भाई वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ALU क्या है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक अनुच्छेद में केंद्र संख्य संरेखण सेंट्रल अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं। एक अनुच्छेद में सेंट्रल अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं Ctrl+S, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+E। तो भाई सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए क्या दबाते हैं? किसी भी पैराग्राफ में सेंटर थोड़ा सा भाषा है जो ये कंप्यूटर ही इसको कन्वर्ट करता है, ये थोड़ी सी कठिन भाषा हो जाती है। तो भाई एक पैराग्राफ में सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए क्या दबाते हैं? Ctrl+E, ये इसका राइट आंसर है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, लैंडस्केप है। लैंडस्केप क्या है भाई? फ्रंट स्टाइल है, पेपर का आकार है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज लेआउट है। लैंडस्केप क्या है भाई? ये इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। पेज को ही आकार में बदलना, पेज का आकार बदलना ही, पेज को ओरिएंट करना ही लैंडस्केप में, जैसे भाई चौड़ाई ज़्यादा कर लेते हैं, ये लैंडस्केप में आता है, पेज ओरिएंटेशन है। तो दोस्तों दोबारा आपको आपकी आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आपका पेपर स्टैंडर्ड पेपर आएगा, मैंने पहले ही बता दिया था। DSSB का पेपर थोड़ा समझ पर आधारित होगा और हार्ड लेवल का थोड़ा पेपर आएगा, लेकिन आपका पेपर अच्छा पेपर रहेगा। हर एक प्रकार के, हर एक स्तर के आपके में क्वेश्चन आएंगे। और भाई 2-4 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं जाने से पहले। भाई इस ओलंपिक में भाई कितने देशों ने भाग लिया था, ये आपको बता देता हूं। 206 देशों ने। और कौन सा देश बैन था भाई? रशिया इस ओलंपिक में बैन है। आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पता होगा, रशिया इस ओलंपिक में बैन है। ओलंपिक कमेटी के झंडे के नीचे भाग ले रहा है रशिया। रशियन अब रशिया नहीं आता लिखा कहीं भी, RUS नहीं आता, ROC आता है, रशियन ओलंपिक कमेटी। ये भी आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन। तो दोस्तों भाई और ईमा, एक जो तैराक हैं ऑस्ट्रेलिया की ईमा ने भाई 7 मेडल जीतने वाली महिला, दूसरी महिला वो एक ओलंपिक में बन गई है। तो दोस्तों इसी के साथ दोबारा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने लक्ष्य में सफल हों। परमात्मा आपने जो मेहनत की है उसका एक एक कतरा लौटाएगा, मेरा तो भाई यही मानना है। जय हिंद, जय भारत।